हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा टॉपिक है लीगल एडवाइजर वाला पैराग्राफ। जैसे हमने इससे अगले वाले पैराग्राफ में सुब्बू जी के बारे में बहुत कुछ जाना, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम लीगल एडवाइजर के बारे में जानेंगे। किन के बारे में जानेंगे? अब वो लीगल एडवाइजर जहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं, बराबर है। हम बहुत कुछ जानेंगे इन भाई साहब के बारे में। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। जैसे आपके पता है ऊपर स्टार्टिंग में ऐसे यूनिक से ऐसे फ्रेसिस आते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक ऑलरेडी आपके 4 और ऑलमोस्ट 4 पेजेस खत्म हो चुके हैं, 4 से थोड़े ज़्यादा। लेकिन अभी तक एक भी हार्ड वर्ड नहीं आया। हार्ड वर्ड जिसे बोलते हैं, जैसे हमने अलग से निकाला, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सबसे पहला ब्लू ओवर, जो मैंने डार्क करके रखा है ब्लू ओवर यहाँ पे। उसके बाद में वॉज स्ट्रक डम, वो भी आएगा। एंड अ कैटापुलेटेड इनटू, वो भी आएगा। और पूरे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो 7 फेसिस है, उसमें से 4 फ्रेसिस इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में आ जाएंगे। ठीक है, 4 फ्रेसिस आपको दिख रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ब्लू ओवर, फिर वॉज स्ट्रक डम, कैटापल्टेड इनटू अ कॉट ऑफ मेल। यहां पे सबसे पहले अगर मैं आपको सॉरी मेरा गला थोड़ा ऊपर नीचे, सबसे पहले अगर मैं कोई चीज आपको बता सकता हूं तो कोट ऑफ मेल बता सकता हूं। ये रहा फोटो, देखो नीचे कोट ऑफ मेल, वो फोटो है ना। कोट ऑफ मेल मतलब एक नहीं, वो ऐसे आर्मी मैन नहीं, वो लोग जब लड़ने जाते थे तो नहीं ऐसे वो स्टील का वो वर्ड के बारे में बता देते हैं हम आपको। ये रहा ऊपर, एन आर्मर्ड कोट मेड ऑफ अ चेन मेल। वो चेन होता है ना, चेन से आपने जैसे अभी ये बहुत सारे पिक्चर्स नहीं आए थे जिसमें एक अपना वो हीरो दीपिका पादुकोण का हस्बैंड कौन, रणवीर सिंह, उसका एक आया था पिक्चर। पद्मावत में वो विलन था, उसमें भी है, बट उसका वो नहीं आया था, महाराष्ट्र के बेस के ऊपर आया था। नहीं, पेशवा जिसमें उसको पेशवा बताया गया है, बाजीराव मस्तानी। उसमें भी उसने वो ऐसे पूरा रिंग वाला, लड़ने वाला नहीं, ऐसे मेटल की रिंग वाला। हाँ, अ कोट ऑफ मेल का, हाँ यस वेरी गुड। कोट ऑफ मेल मतलब वो एन आर्मर्ड कोट, मतलब ऐसे कोट है मेड ऑफ चेन मेल इंटरलिंक्ड रिंग्स। वो रिंग्स ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलिंक्ड होती है, और ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स। आप समझ रहे हो। फिर कैटापुलेट मतलब उसके बारे में हमें नीचे वापस देखना पड़ेगा। ब्लू ओवर हम नीचे देख लेंगे। वो स्ट्रक डम, इसके बारे में जब हम लाइन आएंगे तब पढ़ लेंगे। पहले तो कोट ऑफ मेल आपको मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे अटेंडेंस रोल्स एक वर्ड है पहली लाइन में मेरे हिसाब से। अटेंडेंस रूल्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्कूल में नहीं होता अटेंडेंस रूल्स, बराबर है। अभी मुझे नहीं पता कि स्कूल में किस हिसाब से अटेंडेंस ली जाती है, ऑनलाइन लिया जाता है अटेंडेंस, मोबाइल में लिया जाता है, या तो फिर ऐसे चौपड़े में लिया जाता है। अटेंडेंस रूल्स, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अटेंडेंस रूल्स। योग्य। नाउ अगर आपने सुब्बू के बारे में जाना, यू सो सुब्बू, V2 है बेटा। आपने अभी तक सुब्बू को यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, आपने सुब्बू को किसके साथ देखा? बॉस के साथ। मतलब कि क्या हो गया, वो तो नंबर 2 था, ऑलमोस्ट बॉस था, बॉस के साथ ही घूमता था, मतलब उसके वर्ड्स फाइनल थे, ऐसा आपने सुब्बू के बारे में जाना। लेकिन अटेंडेंस रूल्स क्या कहता था? बट इन द अटेंडेंस रूल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट। वो कहाँ पे था? स्टोरी डिपार्टमेंट। अटेंडेंस रूल्स में ऐसे नहीं लिस्ट होते हैं, जैसे आपकी स्कूल में कोई टीचर का है, फिर हेल्पर का ग्रुप है, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप के अटेंडेंस रोल्स होता है ना, कि ये टीचर्स का रोल है फिर अटेंडेंस के लिए। आप समझ रहे हो, जैसे आप स्टूडेंट हो गए अलग हो गए, हेल्पर टीचर के अलग ग्रुप हो गए। तो ये जो था जेमिनी स्टूडियो में भले बॉस के साथ घूमते थे, लेकिन अटेंडेंस रोल्स होता है उसका। ये जो हमने फोटो दिखाया उसके अंदर वो कहाँ पे था? स्टोरी डिपार्टमेंट के हेड के अंडर में था। अब ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है, याद रखना, स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉयर भी था। स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर कौन था? एक लॉयर, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमें पढ़ना है। एंड एट द सेम टाइम एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। इसके बारे में वापस हम आखिरी लाइन में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइन में चर्चा करेंगे। इस जो स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर था, सुब्बू तो था ही था, एक लॉयर था। उसके अलावा असेंबली ऑफ राइटर्स मतलब बहुत सारे राइटर्स थे। कैसे थे? बहुत सारे राइटर्स थे और बहुत सारे पोएट्स थे। पहला आपका लाइन, पहला कॉमा वोमा सब कुछ आ गया इसके अंदर, पंक्चुएशन आ गया। यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स, कॉमा। ठीक है, जो आप पंक्चुएशन बोलते हो ना, कॉमा।
ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसका नाम था द स्टोरी डिपार्टमेंट। अब ये स्टोरी डिपार्टमेंट है कंप्राइजिंग अ लॉयर, जिसके अंदर एक कंप्राइजिंग मतलब उसके अंदर शामिल होता है, शामिल होना एक लॉयर है, अ लॉयर, 10 लॉयर नहीं, एक ही लॉयर था जिसके बारे में हम पैराग्राफ पढ़ना है। एंड एन असेंबली, अब यहाँ पे एन असेंबली मतलब एक ग्रुप होता है, इसलिए उसको एन असेंबली बोला। एक असेंबली थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसके अंदर राइटर्स भी थे और पोएट्स भी थे। पहला लाइन खत्म हो गया। अभी बात करते हैं लॉयर के बारे में। हमने बोला ना ये पूरा पैराग्राफ किसको डेडिकेटेड है? लॉयर को। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द, ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, लीगल एडवाइजर है। कोई भी लॉयर है होता है, अगर हम सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बड़ा हो जा रहा है तो हम भी एक लीगल एडवाइजर को हायर करते हैं, समझ रहे हो ना। तो लॉयर को हम क्या बोलते हैं लीगल टर्म्स में? लीगल एडवाइजर बोलते हैं। बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द ऑपोजिट। गजब लाइन लिखा है। वो एक लीगल एडवाइजर था, लेकिन लोग उसको मानते थे ये लीगल एडवाइजर नहीं है, ये कुछ उल्टा ही है। क्या बोलते थे? ऐसा क्यों? नीचे हमें समझाया गया है। द लॉयर वॉज ऑफिशियली नोन एज द, उसको सब लीगल एडवाइजर मानते थे। सॉरी, उसकी जो पोस्ट थी वो क्या थी? ये लीगल एडवाइजर है, लेकिन लोगों क्या मानते थे? रिफर्ड टू हिम एज द ऑपोजिट। ये तो पूरा उल्टा है। ऐसा क्यों? देखो, ये भाई साहब ने एक बार बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर का कैरियर खराब करके रखा था। कैसे? समझ रहे हो? अभी हमें क्या जानना है उसको, ये लोग, ये आगे की 3-4 लाइन हमें क्यों पढ़नी है? क्योंकि लोग उसको लीगल एडवाइजर का ऑपोजिट मतलब इल्लीगल एडवाइजर जैसा हो गया। क्या हो गया? इल्लीगल एडवाइजर जैसा हो गया। लोगों को लीगल एडवाइजर मतलब आपका अच्छा सोचने वाला, लेकिन ये तो उल्टा सोच लिया। देखो, एक कैरियर, एक एक्ट्रेस को खराब कर दिया, खत्म कर दिया। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस who was also extremely temperamental, very good, once blew over on the sets। ठीक है, हमें ब्लू ओवर वर्ड जानना है अभी। ब्लू ओवर वो वर्ड आ गया, ठीक है। एट द सेम टाइम हम पहले 3-4 लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उनको समझेंगे। While everyone stood stunned, सब शॉक हो गए। द लॉयर क्वाइटली मतलब शांति से स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, वेरी गुड, 2 लाइन हो गई। When the actress paused for breath, सांस लेने के लिए जब उसने रुका, वो अभी चिल्ला रही थी, हम वापस पढ़ रहे हैं। The lawyer said to her, 1 minute, please, 1 मिनट, and played back the recording। 3 लाइन हो गई। There was nothing incriminating, चौथी लाइन है, incriminating or unmentionably fall about the actress's tirade against the producer। मेरे हिसाब से 4 लाइन हो गई। बट when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb। 5 लाइन हो गई। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। ठीक है, she never quite recovered from the terror she felt that day। That was end of the brief and brilliant acting career। The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक एक्ट्रेस का कैरियर, जो 6 के 7 लाइन हो गई हमारी, 6 के 7 लाइन, वो एक्ट्रेस का कैरियर कैसे तबाह हुआ उसके बारे में है। हम वापस मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, हम कहाँ कहाँ पे गौर करेंगे। सबसे पहले तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ से, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, वो वॉज एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल का मतलब मैं बताऊंगा आपको, वंस ब्लू ओवर का मतलब बताऊंगा, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड इसके बारे में चर्चा करेंगे, लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पे 7-8 लाइन हो गई। हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? थोड़ा नीचे। अब याद रखने की कोशिश करना, मैंने इतनी सारी लाइन क्यों साथ में पढ़ाई। टेम्परामेंटल मतलब क्या? अपने आचरण या सोच को प्राय और एकाएक बदल लेना, अस्थिर चित्त मतलब गुस्से वाला। अगर मैं आपको सीधा बोलूं, जो एक्ट्रेस थी वो एक टेम्परामेंटल थी, मतलब वो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती थी, ठीक है ना। वो कैसे हो जाती थी? जल्दी जल्दी, बाद में लिख ले। वो क्या हो जाती थी? जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती थी। वाइल, उसके बाद में जो आपका पैराग्राफ था, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट।
मतलब देखो ये गुस्सा कर रही थी, क्या प्रोड्यूसर के ऊपर गुस्सा कर रही थी। मैं वापस ऊपर जाके ये पैराग्राफ समझाऊंगा, अभी ये जो वर्ड है उसको पहले हम समझ ले। ये क्या कर रही थी, सबके ऊपर गुस्सा, वो प्रोड्यूसर के ऊपर गुस्सा कर रही थी। तो लोग क्या कर रहे, ऐसे शौक में हो गए, जो सराउंडिंग में लोग थे, प्रोड्यूसर के ऊपर गुस्सा कर रही है आजकल की लड़की, क्या कर रही है, प्रोड्यूसर के ऊपर। तो सब शौक में थे। तब क्या हो गया, एक सेकेंड, द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। लॉयर ने क्या किया, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चालू कर दिया। मतलब वो जो बोल रही है, गुस्सा कर रही है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। वो बंदा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। व्हेन द एक्ट्रेस एक्ट्रेस ने थोड़ी देर के लिए रुक गई, थक गई है वो। तो लॉयर ने बोला 1 मिनट प्लीज, और वो रिकॉर्डिंग उसको सुनाया। 1 मिनट प्लीज एंड द प्लेड द रिकॉर्डिंग। वो जो गुस्सा किया था ना, पूरा का पूरा सुन रहा है अभी। अब वो एक्ट्रेस को पता चलेगा उसने प्रोड्यूसर के ऊपर कितना गुस्सा किया, ठीक है। अब वो जो गुस्सा था, ठीक है ना, ब्लू ओवर मतलब ये रहा वर्ड, ब्लू ओवर, गिव अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर उसने कुछ एक्यूजेशन किया होगा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, गुस्सा कर रही थी कुल मिला के, बराबर है। अब उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में है, देयर वाज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल। इंक्रिमिनेटिंग मतलब किसी को अपराध या दोषी सिद्ध करने के लिए सबूत जुटाना। वो जो रिकॉर्डिंग था उसमें से कहीं पे भी ये साबित नहीं हो रहा था कि वो जो एक्ट्रेस है वो दोषी है। कैसी है, जस्ट गुस्सा किया इसने। मतलब उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो लड़की दोषित साबित हो जाए। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल। अनमेंशनेबली मतलब क्या, नॉट फिट और अलाउड टू बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड, अनस्पीकेबल एंड अनमेंशनेबल टॉपिक। मतलब उस रिकॉर्डिंग में ना तो कुछ इंक्रिमिनेटिंग था, ना तो ऐसा कुछ था कि अनमेंशनेबली हो, मतलब जिसको आप मेंशन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, वो बोल सकती थी, ऐसा ही गुस्सा था उसका। फॉल मतलब बहुत खराब या अप्रिय, मतलब कि देयर वाज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल, कुछ भी खराब नहीं था, ठीक है ना। अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, टायरेड मतलब वो जो गुस्सा कर रही थी वो। बट व्हेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वाज स्ट्रक डम। आपको पता है ना, जब हम हमारा वॉइस ऐसे किसी के ऊपर गुस्सा, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो वो स्ट्रक डम का मतलब है रेंडर्ड स्पीचलेस एज बाय सरप्राइज, और वैसे शॉक हो गई ऐसे। अब मे भी पॉसिबल उसको सरप्राइज हुआ होगा कि उसका रिकॉर्डिंग किसी ने कर दिया, तो ऐसे हैं, और मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ, खराब गुस्सा कर रही हूँ, अब रिकॉर्डिंग कर लिया तो प्रॉब्लम होगा, पता है ना, समझ रहे हो ना आप, बराबर है। अब आगे का जो लाइन है वो भी बहुत बढ़िया लाइन है, टफ है। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. इसके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। देखो मैं लाइन पैराग्राफ को समझा ही दूंगा, वापस ऊपर जाके समझा देंगे, अभी तो हम वर्ड समझ रहे हैं। कंट्री साइड मतलब द लैंड एंड सीनरी। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया से लड़की आ रही है, एक्ट्रेस थी। अब द फ्रेज स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस रिफर्स टू सिचुएशंस दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। मतलब उसने द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस मतलब जैसे आप समझो कोई बंदा जैसे आप खो खो खेलने जाते हो, तो जो पहली बार कोई लड़की खो खो खेल रही है और जो 100 बार स्कूल में खो खो खेल चुकी है, तो कितनी एक्सपीरियंस होगी। पहली बार खेलेगी, उसको काफ़ी सारी चीज़ पता। तो ये जो है यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं, स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस मतलब वो अभी इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। रिफर्स टू सिचुएशंस दैट रिक्वायर्स वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब उसने इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इट कैन ऑल्सो रिफर टू गेनिंग सिग्निफिकेंस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट लाइफ एंड मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहती है लड़की को दुनिया का इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं था, कब क्या बोलना है। और उसके अलावा उसने प्रीसीड अ पोजीशन, दुनिया का इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद उसने क्या, देखो कैटापुलेट मतलब शूट फोर्थ इनटू लॉन्च, कहाँ पे पहुंच चुकी, सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन। इसका मतलब ये होता है एक ऐसी लड़की फ्रॉम द कंट्री साइड who suddenly find herself into a new and unfamiliar environment, मतलब आगे आ गई है ना वो। पहले तो एक छोटी सी लड़की है, जैसे नहीं आजकल 15-16 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाती है, फिर उसको ये पता नहीं चलता कि पढ़ाई करूँ या इंस्टाग्राम पे कैरियर परस्यू करूँ। अब इंस्टाग्राम के 6 महीना फेमस होने के बाद वो फिर बर्बाद हो जाती है।
समझ रहे हो, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, समझ रहे हो। जैसे राजा की एक लड़की है, उसको ये पता है कि पब्लिक लाइफ में कैसे बिहेव करना है। जैसे आपको कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाला कपल का देखो, एकदम फेमस हो गए, एकदम बर्बाद हो गए, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द फेम। तो जो धीरे धीरे चीज़ मिली होती है, वर्ल्ड एक्सपीरियंस से मिली होती है, तो हमें पता होता है कि कब कहाँ क्या बोलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें एकदम से जो वो नहीं पता, कभी कभी बोलते हैं सफलता नहीं है, इसको बोलने का भान नहीं है, समझ रहे हो। तो द फ्रेज कैटापल्टेड सजेस्ट अ सडन एंड ड्रामेटिक चेंज। अनविटिंगली एक वर्ड आएगा जिसका मतलब होगा अनजानेपन में। वो लॉयर ने उसका अनजानेपन में कैरियर खत्म हो गया होगा। सी नेवर क्वाइट रिकवर फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डेज, दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली मतलब अननोइंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। ठीक है, हमने अब ये जो मैंने पहले ही जो हाईलाइट करके दिया आपको, कुछ 7-8 लाइन है, उसको उस पर्टिकुलर 7-8 लाइन को पढ़ने के लिए हम रेडी। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? आपको तो अभी तक मैं वर्ड ही समझा रहा था, ठीक है ना। अब मैं वो वापस उधर से वापस पढ़ूंगा। कहाँ से? आपको पता चला मैंने पहले रीड किया मेरी टेक्स्ट बुक से, फिर मैंने वो नीचे वाले वर्ड समझाए। अब हम एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस से वापस पढ़ेंगे। एन एक्सट्रीमली मिला आपको, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस who was also extremely temperamental, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। once blew over on the sets, मतलब एक बार उसने सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, एक्यूजिशन किया, क्रिटिसिज्म किया प्रोड्यूसर के साथ। while everyone stood stunned, सब ऐसे शॉक हो गए थे। the lawyer quietly मतलब शांति से switch on the recording equipment, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। When the actress paused for breath, ऐसे सांस, गुस्सा लेने के बाद हम थक नहीं जाते, तो ऐसे सांस ली। The lawyer said to her, 1 minute please, 1 minute please, और उसके बाद में played back the recording, वो जो रिकॉर्डिंग था वो चालू कर दिया। There was nothing incriminating or unmentionably false about the actress's tirade against the producer। ये जो प्रोड्यूसर के ऊपर एक्यूजिशन कर रही थी, उसके ऊपर उसने गुस्सा किया, क्रिटिसिज्म किया। वहाँ पे एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो इंक्रिमिनेटिंग हो और अनमेंशनेबली फॉल हो, खराब कुछ भी नहीं था। लेकिन बट व्हेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट सी वाज स्ट्रक डम। लेकिन फिर भी जब उसने अपना आवाज़ वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के द्वारा सुना तो वो ऐसे मतलब अवाक हो गई, बोल ही नहीं पाई। ठीक है, अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया से आती थी। She hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। मतलब कि जनरली ये जो रूरल एरिया से आती है, जिसने अभी तक नई फेम आई है, तो उसको पता नहीं है कि वर्ल्ड जो दुनिया के जो अलग अलग स्टेजेस है उससे गुजरना है, और एकदम से अपने आप को एक खतरनाक सिचुएशन में पाती है। और वहाँ से सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे। उस दिन उसने जो महसूस किया वहाँ से वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाई। दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ मतलब छोटा एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अननोइंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। उसकी वजह से एक लड़की का, एक एक्ट्रेस का, प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का कैरियर खत्म हो गया। अब जो आगे की लाइन होगी वो होगी कपड़ों के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? कि जो ये पर्टिकुलर, क्योंकि लॉयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले तो उसको लोग लीगल एडवाइजर का ऑपोजिट क्यों मानते थे, एट द सेम टाइम अभी को जो लाइन है वहाँ पे कि ये कैसे कपड़े पहनता था एंड रेस्ट ऑफ द अदर लोग, और इसकी सोच कैसी थी, ये क्यों अलग था लोगों से, ये बताएंगे। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में रहते थे, जिस खादी धोती, पता है ना पहले जैसे गांधी जी खादी धोती पहनते थे, with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi. The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। देखो कोट ऑफ मेल तो आपने देखा, और क्लमजीली टेलर्ड, कोट ऑफ मेल के बारे में मैंने पहले ही चर्चा किया। एन आर्मर्ड कोट मेड ऑफ चेन मेल, इंटरलॉक रिंग्स और ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स। क्लमजीली टेलर्ड मतलब समथिंग इज नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड और फिटेड, मतलब आजकल के ये शर्ट्स नहीं होते जो एकदम टाइटली फिट होते हैं, वो मतलब ऐसे ढीले डाले। क्लमजीली टेलर्ड ऐसे जस्ट 2 सिलाई मार दी, बात खत्म।
and looks awkward or unwieldy. For example, you might describe a shirt as clumsily tailored if it is oversized and doesn't fit. एकदम ढीला ढीला सा लगता है तो वो फिर वो कैसा है, क्लमजीली टेलर्ड, उसको बनाने में जो टेलर है उसने ढंग से बनाया नहीं है, बराबर है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो कपड़ों के लिए है, बराबर है। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, एवरी अदर मेंबर मतलब ऑलमोस्ट हर कोई एक प्रकार का यूनिफॉर्म पहनता था, जो यूनिफॉर्म क्या था, खादी धोती विद स्लाइटली ओवरसाइज्ड, थोड़ा बड़ा जब्बा था, एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, शर्ट समझ लो, क्या समझ लो, ऐसा नहीं आता इतना सा और वो ऐसे इधर से खुला खुला सा रहता है। द लीगल एडवाइजर वॉर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल। आगे बढ़ते हैं। हमेशा ऑलमोस्ट ही लुक्ड अलोन, अकेला रहता था, एंड हेल्पलेस मतलब हमेशा ऐसे अकेला अकेला और हेल्पलेस रहता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, बहुत बढ़िया है। अ मैन, यहाँ पे कोल्ड लॉजिक एक अलग वर्ड है और क्राउड ऑफ ड्रीमर्स एक अलग वर्ड है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोल्ड लॉजिक ये हमारे लिए मतलब ऑलमोस्ट 3 जो वर्ड है उसको हम पढ़ लेते हैं। कोल्ड लॉजिक इज अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट रिलाइज ऑन रूल्स। कोल्ड लॉजिक कौन हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोल्ड लॉजिक के साथ आएंगे कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जिनको देखो एकदम क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, सपने देखना सही बात है। जैसे मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ दैट यू कैन नॉट बी ए डांसर इन आवर एरिया, आप अपने एरिया में आप यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जहाँ पे आप जाके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जैसे पता है बैडमिंटन के कोर्ट होते हैं तो वहाँ पे हवा भी अलाउड नहीं होती है, तो यू कैन नॉट बी ए ड्रीमर। कोल्ड लॉजिक जैसे मैं नहीं अप्लाई करता हूँ, कोल्ड लॉजिक अप्लाई नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप फिर भी स्टडी करके आगे आ सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में, आप कभी भी यहाँ पे और कुछ चीज़ों में यहाँ पे आप म्यूजिक भी नहीं सीख सकते। कौन है who will teach you music? There is no one who is going to teach you those sort of careers, ठीक है। तो cold logic is a type of decision making that relies on rules, regulations and systems and ignores the complexities of human nature. It is often used in business, government and military settings. Crowd of dreamers may refer to a group of people who are pursuing their dreams. फिर एक रोस्टॉक वर्ड आ रहा है, is a term used in film to describe photographic film that hasn't been exposed or processed. It can also refer to unedited film record. देखो रोस्टॉक वर्ड आ रहा है जिसको मुझे नहीं पता डाइजेस्ट में है कि नहीं है। रोस्टॉक का मतलब क्या पता है आपको, पहले पता होना चाहिए। पहले कैमरे होते थे ना, उसके अंदर ऐसे रोल आता था, वो ब्लैक कलर का फिल्म आता था, तो फोटो तो पड़ गए रोस्टॉक, लेकिन फिर उसको ब्लैक रूम में प्रोसेस करना पड़ता था, आप समझ रहे हो। तो फोटो पड़ गए, शूटिंग हो गया, लेकिन फिर उसको प्रोसेस करके एडिट नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो, अनएडिटेड वर्जन। कौन सा वर्जन? रोस्टॉक। याद रखना, मैंने अभी 3 बड़े बड़े वर्ड्स आपको बताए। तो ये बंदा क्या था, ये बेचारा जो लॉयर था, ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। एक कोल्ड लॉजिक दर्शाता था इन अ क्लाउड ऑफ ड्रीमर्स। एक न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधाइट्स एंड खादाइट्स। मतलब ये पता है आपको, गांधी तीस और खादी तीस भी वो पहले के ज़माने में, जब ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग खादी को फॉलो करते, गांधी जी को फॉलो करते थे, खादी जी को फॉलो करते थे। मतलब गांधी ने बोला है खादी पहनना है, समझ रहा है ना। तो ये ऐसा है जो अलग रहता था, अलग कपड़े पहनता था, जहाँ पे ऑलमोस्ट लोग गांधी जी को फॉलो करते थे, तो ये सबसे अलग था। कैसा था? सबसे अलग। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, जो क्लोज, ये लाइन वापस ऐसा बोलते हैं, जो लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वेर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड दो लॉट ऑफ रोस्टॉक एंड केक वॉज यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम आउट ऑफ द फिल्म। यहाँ पे वापस ऐसा बोला है, जितने भी लोग बॉस से नज़दीकी थे उन लोगों को फिल्म को प्रोड्यूस करना अलाउ था, ठीक है। तो इसने भी प्रोड्यूस किया, लेकिन इसकी पिक्चरों में भी बहुत सारा रोस्टॉक और पैनकेक यूज़ होता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से कुछ पिक्चर में आता नहीं था। उसके पिक्चर ऐसे के ऐसे रहते थे, फिल्म सिनेमा में पर्दे पे लगती नहीं थी। काफ़ी सारी पिक्चर शुरू होती थी लेकिन बनती नहीं थी। फिर से रिपीट करता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वेर क्लोज टू द बॉस, बॉस से बहुत सारे क्लोज, जितने भी क्लोज रहते थे इस, तो उनको अगर पिक्चर बनाना अलाउड था, तो ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड दो लॉट ऑफ रोस्टॉक, मतलब बहुत सारी वो
कि रील्स लगती थी, आप समझ रहे हो, रील्स तो लगती थी और आपको पता है फिर पैनकेक भी लगता था, रील्स भी लगता था, मेकअप भी लगता था, फिर भी नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, पिक्चर से कुछ निकलता नहीं था। देन वन डे, एक दिन क्या हो गया, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, आपको पता है ना स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग थे, बराबर है। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन होल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ द पोएट्स वेर आस्क्ड टू गो। एक्चुअली स्टोरी डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू द पोएट्स, असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, याद है, जहाँ पे सुब्बू जी भी थे। तो दुनिया में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि एक लॉयर ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ इसकी वजह से अपनी जॉब गवाई हो। आपको पता चला हमारा ये पैराग्राफ। क्या आपको लगता है मुझे एक बार और रिवाइज करने की ज़रूरत है? यू गॉट ऑल दस थिंग्स, दिस इज द सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।